हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले सभी लेक्चरों में हमने क्या किया था, क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर किए थे। और इसी क्रम में जो अगला हमारा जो लेक्चर होने वाला है, यानी कि ये वाला, ये क्लास 12 फिजिक्स का ही अगले चैप्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो कि इस चैप्टर में क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। और जिसके लिए मैं दो हेडिंग आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। जो पहला हेडिंग होगा वो होगा आवेशों का वितरण, और दूसरा जो हेडिंग होगा वो होगा क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। ये दोनों हेडिंग अगर हम समझ लेते हैं फिर इस चैप्टर पे जाएंगे तो ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा। तो बिना विलंब के चलिए शुरू करते हैं पहला हेडिंग, जिसका नाम है आवेशों का वितरण। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सामने देख सकते हैं। चैप्टर का हेडिंग का नाम है पहला कौन सा, आवेशों का वितरण। भाई आवेशों का वितरण क्या होता है, थोड़ा उसको समझते हैं एक बार। ठीक है, देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ से अगर क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, आवेश आता है। आवेश आएगा तो इसका मतलब आवेश उसके चारों तरफ क्या है, बटा हुआ है। अगर आवेश किसी भी पदार्थ के ऊपर आया है और क्या हुआ है, एक समान रूप से बटा हुआ है या वितरित हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, आवेशों का वितरण। ठीक है, आवेश क्या हुआ है, वितरित हुआ है। क्लियर हुआ। अब हमने एक चीज देखा कि दुनिया में जितने पदार्थ हैं इन सभी के ऊपर आवेश आ सकता है। इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऑब्वियस सी बात है, आएगा आवेश। अब ये जो आवेश है कितने प्रकार से वितरित हो सकते हैं इन पदार्थों के ऊपर, तो हमने पाया कि टोटल जो होते हैं किसी पदार्थ के ऊपर, दुनिया में सभी पदार्थों के ऊपर भी अगर आवेश आ जाते हैं तो टोटल जो आवेशों का वितरण है वो केवल 3 प्रकार से हो सकता है। वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, तो कौन से प्रकार है, क्या नाम दिया गया उनका? तो जो पहला नाम दिया गया, यह पहला जो प्रकार है उसका नाम है कौन सा, रेखीय आवेश वितरण। क्या नाम है, रेखीय आवेश वितरण। अब ये वाला वितरण कैसे होता है भैया, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, रेखीय आवेश वितरण जो पहला हेडिंग है, रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब ये वितरण कैसे होता है, तो कभी भी कोई ऐसा पदार्थ हो जिसकी लंबाई जो है उसकी मोटाई की तुलना में बहुत ज्यादा हो, और ऐसे पदार्थ पे अगर आवेश आया है और एक समान रूप से वितरित है तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, वितरण है, रेखीय आवेश वितरण है। क्लियर हुआ। जैसे कोई छड़ है, कोई तार है, इन लोगों को अगर देखेंगे तो इनका जो मोटाई होगा उसकी लंबाई की तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ऐसे पदार्थों के ऊपर अगर आवेश आया है और एक समान रूप से वितरित है तो उसको कौन सा आवेश वितरण बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि रेखीय आवेश वितरण क्या है, तो सीधा इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं या बता सकते हैं, यदि किसी छड़ या किसी तार के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उससे कौन सा वितरण बोलेंगे, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक छड़ है या दो छड़ है, इस पे भी क्या हुआ है, आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पे भी आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। यानी कि दोनों कौन सा वितरण है, रेखीय आवेश वितरण, कंफर्म है। ठीक है ना, पर दोनों में एक डिफरेंट है। इसमें हम देखेंगे तो इस पे आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा दिख रहा है, और इस पे जो है आवेश की मात्रा क्या है, कम है। पर दोनों क्या है, रेखीय आवेश वितरण है। अगर ये बताना हो हमको कहीं ऐसा कि कौन से रेखीय आवेश वितरण में किस वाले पे आवेश की मात्रा ज्यादा है या किस वाले पे क्या है, कम है, तो वो कैसे बताएंगे? तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक नई भौतिक राशि बनाया, उसका नाम दिया क्या चीज, रेखीय आवेश घनत्व, लाइनर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। भाई ये कैसे बताएंगे हम लोग, घनत्व से ये पता चल जाएगा कि किस वाले पदार्थ पे आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा, या किस वाले पे क्या है, कम है। ये कैसे पता करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, या सिंपल सा परिभाषा हमने बनाया। बोले कि ये काम करेंगे, ये जो दोनों तार हैं या दोनों छड़ हैं, ठीक है ना, इसका एकांक लंबाई लेंगे। कितना लेंगे, एकांक लंबाई, एकांक मतलब 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। देखिए इसके एकांक लंबाई में कितना इस पे आवेश है, ठीक, और इसके एकांक लंबाई में देखिए कितना आवेश है। जिसके एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा भाई उसका रेखीय आवेश घनत्व कम होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक डेफिनेशन बनाया और उसने बोला कि यदि किसी भी छड़ पे या पदार्थ पे उसके एकांक लंबाई में जो वितरित होने वाले आवेश की मात्रा होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी तार या छड़ के एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को हमने क्या बोल दिया, रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
कि एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोल देते हैं हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व। वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं बोलूं एक चीज, एक छड़ है, यही छड़ है, इस छड़ का मैंने देखा क्या चीज, टोटल लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। कितना मीटर है, 4 मीटर है, ठीक। और 4 मीटर है, टोटल इस पे आवेश जो आया है 8 कूलम आया है। कितना कूलम है, 8 कूलम का आवेश। तो आपसे पूछेगी बताइए इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है। बोलेंगे सर रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। बड़ा सिंपल सा, देखिए हमने क्या बोला, परिभाषा क्या बनाए कि एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व उसका। तो एकांक मतलब 1 सेंटीमीटर में ना, या 1 मीटर में ना। यहां देखिएगा 4 मीटर में कितना कूलम आवेश है, 8 कूलम। तो 1 मीटर में कितना होगा, 2। अब भाई 4 मीटर में कितना है, अगर 8 कूलम है, 1 मीटर में कितना होने वाला है, 2 ही कूलम होगा। और 1 मीटर में यानी कि एकांक लंबाई में जितना भी क्या होगा आवेश होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि छड़ का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा कितना होगा, 2 होगा। अब देखिएगा 4 मीटर में कितना आया था, 8 कूलम। तो 1 मीटर में कितना आया, 2 कूलम। और 2 को क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व। तो कैसे पता चला हमको कि 2 ही होगा। तो हमने क्या किया, 4 से क्या किया, 8 में भाग दिया। अगर मैं कहूं कि यहाँ 4 मीटर नहीं बल्कि टोटल जो इस छड़ की लंबाई है वो कितनी है, L है। कितना है, L मीटर। और टोटल जो उस पे आवेश की मात्रा है वो कितना है, Q है। तब बताइए उस पे आवेश उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है सर, यहाँ कैसे निकाले थे, इसकी लंबाई ने किसमें भाग दिए थे, इसके आवेश ने। तो एकांक लंबाई में निकला था और उसी को हम क्या बोले थे, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ इसकी लंबाई कितनी है, L, आवेश की मात्रा कितनी है, Q। तो हम L से किसमें भाग देंगे, Q में। तो ये हो जाएगा कितना, Q अपान L। और Q में L से जब भाग देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व। और याद रखिएगा रेखीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लेमडा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या आया, लेमडा इक्वल टू Q अपान L। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बना, तो लेमडा इक्वल टू Q अपान L। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा फॉर्मूला। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो किसी छड़ के एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रा क्या होगा भैया, बताइएगा। मात्रा यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। मात्रा क्या होगा, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। जी सर, कूलम। इस बट्टा को क्या बोलते हैं, प्रति। लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो कूलम प्रति मीटर क्या हो गया, इसका मात्रा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला आवेश वितरण, जो कि रेखीय आवेश वितरण है। सब काम हो गया, ठीक। अब दूसरा टाइप का वितरण कैसे हो सकता है भाई, और वितरण ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं तो उसके आवेशों का वितरण देख रहे थे। तो पहला टाइप हो गया कौन सा, रेखीय आवेश वितरण। एक और टाइप हो सकता है, ठीक है ना, दूसरा टाइप, क्योंकि हम बोला था ना 3 टाइप के हो सकते हैं। दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, तो दूसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग, जो दूसरा होगा बी, उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। अब भैया पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, ये कैसा होगा। तो पृष्ठीय आवेश वितरण देखिए क्या होता है, यदि किसी पदार्थ के ऊपर, ठीक है, या किसी पदार्थ के ऊपर आवेश उसके पृष्ठ पे आया हो, कितना, उसका पृष्ठ मतलब उसका सतह। यदि किसी पदार्थ के ऊपर आवेश उसके सतह पे एक समान रूप से पूरा क्या हो, वितरित हो। सतह समझ रहे, सतह मतलब उसके चारों तरफ वाला जो एरिया है, सतह, उसको सतह बोलते हैं। तो ये जो सतह है उसके ऊपर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उस वाले वितरण को कौन सा हम बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा, पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे कि यहाँ पे कोई पृष्ठ है ऐसे, और इस पे क्या हुआ है, आवेश एक समान रूप से आके ऐसे वितरित हुआ है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के वितरण को हम कौन सा बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। परिभाषा क्या होगा, यदि किसी पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसे कौन सा वितरण बोलते हैं, भैया पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। पृष्ठीय आवेश वितरण में भी अगर हमको बताना पड़ेगा क्या चीज, कि उस पदार्थ के पृष्ठ पर कितने आवेश हो सकता है। 2 पृष्ठ हो, किसी में पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम ही हो, किसी में आवेश की मात्रा ज्यादा हो, किसी में क्या हो, कम हो। तो उस चीज को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, फिर एक नई परिभाषा बनाएंगे और या नई भौतिक राशि बनाएंगे और उसका नाम देंगे कौन सा हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या बताएगा कि उस
पृष्ठ पे आवेश की मात्रा कितनी है, इस चीज को दर्शाने का काम करेगा। क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? सेम वही प्रोसेस रहेगा। हम क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ के एकांक लंबाई में, सॉरी एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है ना, एक बार पूरा तो क्षेत्रफल है ही, पर इसके एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा उसको हमने बोला क्या चीज, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो किसी पदार्थ के, या बोल सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में ठीक वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। याद रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सोचिए। अगर मैं बोलूं एक पृष्ठ है, उसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमने लिया। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में मान लेते हैं हम कितना, 8 कूलम आवेश है। कितना आवेश है, 8 कूलम। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा भैया, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सर, बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8। हमने परिभाषा क्या बनाया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना है, जितना आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2, तो 2 ही क्या होगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बड़ा सिंपल है। अगर यहाँ 4 की जगह पे मैं रख दूं कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इस पे टोटल आवेश कितना आया है, क्यू आया है। तब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, जी सर बिल्कुल, जैसे इसके पिछले वाले में क्या किए, 4 से 8 में भाग दिए थे 2, ऐसे इस एरिया किसमें भाग देंगे, इसमें क्यू में। तो क्यू में हम किससे भाग दे देते हैं, अगर ए से, तो जो वैल्यू आएगा उसी के हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वेरी गुड, समझ गए सर, समझ गए, वेरी गुड, आगे बढ़िए, थैंक यू। इसका मात्रक क्या होगा बच्चा लोग बताइएगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो सकता है, बोलिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जी सर कूलाम हो गया। बट्टा को क्या बोलते हैं, प्रति, जी सर प्रति हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है, कौन सा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, कौन सा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वेरी गुड सर, समझ गए। 2 टाइप का आवेश वितरण हम समझ गए। जो तीसरा टाइप का आवेश का वितरण होता है, वो जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयतन आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। भैया आयतन आवेश वितरण, जी सर बिल्कुल। जो इसको लिखते हैं तीसरा, ये हम 2 समझ गए। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम समझ चुके हैं। अगला कौन सा समझना है, आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है भाई, तो देखिएगा, अगर कभी ऐसा हो, ठीक है ना, बिल्कुल हो भी सकता है कि कोई पदार्थ है और उसके पूरे आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो। पूरा आयतन मतलब एक बॉल है, ठीक, तो बॉल किस पर, पृष्ठ पे नहीं होगा, केवल सतह पे नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर भी जो खाली जगह है उसके अंदर भी क्या है, आवेश क्या हुआ है, एक समान रूप से पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे वितरण को हम कौन सा वितरण बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो बोलेंगे क्या, यदि किसी पदार्थ के आयतन में या पूरे आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसे कौन सा वितरण बोलते हैं, तो उसे आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें भी क्या होगा, अब 2 पदार्थ हैं, दोनों के आयतन में क्या है, आवेश वितरित है। अब हो सकता है किसी में आवेश की मात्रा क्या हो, ज्यादा, किसी के क्या हो, कम हो। तो इस चीज को बताना हो तो उसके लिए हमको एक नई भौतिक राशि चाहिए जो ये बताएगी कि किसमें आवेश की मात्रा ज्यादा है, किसमें क्या है, कम है। तो उसके लिए हमने एक नई भौतिक राशि बनाया जिसका नाम दिया कौन सा, आयतन आवेश घनत्व। क्या नाम दिए, आयतन आवेश घनत्व। वेरी गुड। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, सेम टू सेम किससे, रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो भाई सिंपल था, जैसे कोई गोला है, ऐसे गोला है, इसमें कुछ आयतन था, इसमें सब में क्या है, आवेश एक समान रूप से क्या है, पूरा गोले में एक समान रूप से ऐसे वितरित है। ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं कौन सा वितरण भैया, आयतन आवेश वितरण। पर इसका अगर घनत्व बताना है तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, और इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। इसका क्या डिफिनेशन है,
इसका क्या डिफिनेशन बनाया हमने, तो बोले किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो वितरित होने वाली या जो भी वितरित हुई आवेश की मात्रा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा लोग, रो से। जी सर, बिल्कुल समझ आया। तो अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, फिर वही चीज, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, इसका फॉर्मूला देखिएगा, फिर से वही चीज, सेम चीज, इसके एकांक आयतन में हम निकालना है। अगर मान लेते हैं टोटल आयतन इसका कितना है, v है, और टोटल इसमें आवेश की मात्रा कितना है, q है। तो एकांक आयतन में निकालना हो तो क्या करेंगे, जी सर बिल्कुल, इसके पहले टोटल q में किससे भाग दे देंगे हम लोग, टोटल आयतन से भाग देंगे, तो एकांक आयतन में निकलने वाला आवेश की मात्रा निकल जाएगी, जैसे पीछे कर रहे थे। हाँ, आज एकांक आयतन में जितना आवेश की मात्रा आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, ये कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। दुनिया में कोई भी पदार्थ होंगे उनके ऊपर आवेश जो वितरित होगा तो केवल तीन ही प्रकार से हो सकता है, या तो रैखिक हो सकता है, या पृष्ठीय हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, आयतन हो सकता है। इनको घनत्व को बताना है तो याद होगा, पहला रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा इक्वल टू कितना आया था, क्यू अपान एल। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, और आयतन आवेश घनत्व में कितना, रो इक्वल टू क्यू अपान भी। तो तीनों फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसको आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला हेडिंग था, आवेशों का वितरण कंफर्म हो गया। दूसरा हेडिंग जो होने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो मैं इसको निकालता हूं, ठीक। और जो दूसरा हेडिंग होने वाला है क्षेत्रफल सदिश, इसको थोड़ा जान लेते हैं, फिर वापस इस चैप्टर पे चलते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, दूसरा, चलो बेटा देखते हैं। क्षेत्रफल सदिश, जी सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं ना एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। देखिएगा, अभी तक हम लोग ना मैथ में कभी भी क्षेत्रफल को पढ़े हैं तो क्षेत्रफल केवल हम उसका क्या निकाले हैं, केवल परिमाण निकाले हैं। परिमाण मतलब अच्छा कितना एरिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही तो पढ़े, उसका ये जो वैल्यू होता है उसको परिमाण बोलते हैं। तो क्षेत्रफल को जिसमें केवल परिमाण होता है उसको हम कौन सा राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो क्षेत्रफल को अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, अदिश लेके चलते हैं। पर जब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो वही जो क्षेत्रफल होता है उसको हम केवल अदिश नहीं मानते हैं बल्कि एक सदिश की तरह मानते हैं, क्योंकि इसका कई सारे जगहों पे ऐसा काम आता है जहां पे सदिश की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर सदिश है तो इसका मतलब उसका परिमाण के साथ साथ हमको क्या चाहिए, उसका दिशा भी चाहिए। तो दिशा भी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दिशा किधर होगा, परिमाण तो आप निकालते हैं क्षेत्रफल का, दिशा किधर होगा। तो याद रखिएगा पॉइंट, कभी भी किसी भी क्षेत्रफल का अगर दिशा बताना हो तो हमेशा उसके सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सतह बनाता हूं ऐसे, ठीक, इसका क्षेत्रफल है मान लेते हैं ए। अगर आपको बताना हो इस क्षेत्रफल का दिशा किधर होगी तो आप सीधा क्या बोलेंगे, इस सतह के लंबवत दिशा में। किधर, लंबवत दिशा में क्या होती है, इसकी दिशा होती है एरिया वेक्टर। ठीक है ना, अगर यहां पे ऐसे हो, ठीक ऐसे, तो याद रखिएगा इसका जो दिशा होगा इसके सतह के लंबवत होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश बस एक छोटा सा लाइन है, बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, कि क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं भौतिकी में एज एक सदिश की तरह यूज करते हैं, जिसकी जो दिशा होती है हमेशा उसके सतह के लंबवत होती है। ये दोनों पॉइंट क्या करिए, एक पॉइंट क्या करिएगा आप नोट करके रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो अभी तक हम दो हेडिंग समझ चुके हैं, एक आवेशों का वितरण और दूसरा जो पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल सदिश। जी सर, आई होप ये दोनों हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बोलिए भैया यस, समझ में आया, जी सर। तो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। क्योंकि दो ही हेडिंग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। अगर दो ये समझ लेते हैं तो काम खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, नहीं खत्म, बाय बाय टाटा, राहुल गांधी वाला नहीं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो अब जो हेडिंग आता है इस चैप्टर का तीसरा जो हेडिंग, ठीक है ना, उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है, फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालिक, आइए बताते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं।
देखिएगा वैद्युत फ्लक्स क्या होती है। इसके पहले हम पढ़े थे कि कभी भी अगर आवेश रखा है कहीं पे तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पे क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में क्या बनी रहती है, वैद्युत बल रेखाएं। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल यह होता है, हम पढ़ भी चुके हैं कैसे निकली थी, प्लस चार्ज से बाहर निकल दिए, माइनस चार्ज को एंटर कर दिए। अब कहीं पर भी ऐसा हो जाए कि वैद्युत क्षेत्र बना हो, क्या बना हो, वैद्युत क्षेत्र, और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ ले आके रख दे, ठीक, एज्यूम करिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इधर से इधर की तरफ। इसमें क्या करते हैं, हम अपना हाथ लेके ऐसे रख देते हैं, तो ये क्या है, एक पृष्ठ है, एक सतह है, एक काल्पनिक क्या है, पृष्ठ है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या करते हैं, कोई काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं, ठीक है ना, तो उससे होके गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। समझे क्या, नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं, ठीक है, एक बार और देखिए। अगर यहाँ पे सोचिए वैद्युत क्षेत्र बना है, वैद्युत क्षेत्र बना है तो मान के चलते हैं 100 वैद्युत बल रेखाएं भी बनी है इधर की दिशा में, ठीक है, कितनी बल रेखाएं बनी है, 100। अब इसमें क्या किया ना, मैंने अपने हाथ को ऐसे रख दिया, अब हाथ ऐसे रखे हैं तो 100 के 100 तो इस हाथ से होके जा नहीं रही होंगी, हो सकता है कि इसमें से 60 क्या हो रही है, इस हाथ से होके मेरे एंटर करके आगे बढ़ रही है, बाकी 40 बाहर से निकल जा रही है। तो जो 60 इस हाथ से होके गुजर के गई हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है क्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है, जितनी उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। बाकी साइड को छोड़ देंगे, ठीक है ना, बाकी पूरा मिला जुला के वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं थोड़ा एक बार और इसको समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। यहां मैंने एक पृष्ठ बनाया, ठीक, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कुछ है, अपना एरिया कुछ है। अब यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल के जा रही है, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, इससे होके क्या कर रही है, ऐसे निकल रही हैं, ठीक। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इससे होके जाएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, जी सर, क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये तो बेसिक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, सर वैद्युत फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन देखा कि किसी भी पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होंगी वो किन किन कारकों पे या किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब किसको बढ़ाने पे बढ़ेगा, या क्या वैल्यू बढ़ाएंगे तो बढ़ घटेगा, या कौन सा वैल्यू घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। उस हिसाब से हमने क्या किया, उन दोनों में संबंध बनाया, ठीक, और उस संबंध से क्या बना लिया हमने, एक फार्मूला बनाया, और वही जो फार्मूला होगा उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो किस पर निर्भर करता है भैया, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ में रखा हुआ अगर कोई एक मतलब कोई पृष्ठ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट, ठीक है ना, पहला पॉइंट समझिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते किससे हैं, फाई बी से। किससे लिखते हैं, फाई बी से। ये फाई बी जो होता है पहला जो निर्भर करता है किस पे, ये जहां पे काल्पनिक पृष्ठ रखा है वहां के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। किस पे डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं, ई से, याद होगा आपको, ठीक है। अब सोचिए यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, तीव्रता बढ़ती है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है। तो पता चले अभी कितना जा रहा था 60, अब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ गई चारों तरफ, इसका मतलब इससे गुजरने वाला भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब फाई बी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहला नंबर कह सकते हैं कि फाई बी जो होता है ई के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है कि ई बढ़ता है तो फाई बी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि ई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर एक। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर एक, ठीक है। एक तो इस पे डिपेंड करता है, जी सर समझ गए। दूसरा किस पे डिपेंड करता है भैया, तो दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, क्षेत्रफल पे। किस क्षेत्रफल पे, तो जो काल्पनिक पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल पे। अब सोच के रखिए, ये हाथी है, इसको यहाँ पे रखे हुए
मतलब हाथी, एलिफेंट नहीं, हाथ, ठीक है, मेरा हैंड है, हाँ ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है, फिलहाल में देखे थे कितना 100 वैद्युत बल रेखाएं होकर जा रही थी साइड से, जैसे इस हाथ को रखे, इससे कितनी जा रही थी, 60 जा रही थी, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना जा रहा है, 60। अब हम क्या करें, इसका एरिया बढ़ा दें, क्षेत्रफल और बड़ा कर दें, तो क्या होगा, अब 60 की जगह हो सकता है कितनी जाएंगी, 70 जाएंगी, तो यानी कि वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी काल्पनिक पीठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, दूसरा पॉइंट हाई बी, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, एरिया पे, काल्पनिक पृष्ठ के एरिया पे, वो उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अरे अनुक्रमानुपाती क्यों, क्योंकि ए का मान बढ़ेगा तो फाइव बी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये क्या होगा, क्षेत्रफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 2। तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट, कहेंगे सर ठीक है, ये फ्लक्स जो है दो चीजों पर डिपेंड तो किया, एक ई पे डिपेंड किया, फिर वापस से एक काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, और भी किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या, हाँ जी बिल्कुल करता है। क्या चीज है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक। अभी मैं एज फॉर एग्जांपल लेता हूं, एक यही है, ठीक है, मेरे पास एक कुछ बेसिक्स है, एक पदार्थ है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अभी ये पृष्ठ क्या था, एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे रखा हुआ है, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं कितनी जा रही थी, टोटल 100 जा रही थी, जिसमें से इसमें से फिलहाल कितना जा रही थी, 60 जा रही थी, ठीक। अब मैं ना इसका क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ाऊंगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बढ़ाऊंगा, फिर भी इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना, वो घट बढ़ जाएंगे। अब कैसे सर, तो थोड़ा सुनिएगा, अभी ऐसे रखे हैं तो कितना फ्लक्स जा रहे थे, 60, अरे 60 ही तो बताया था मैंने, हाँ 60 ही जा रही, ठीक। इसका क्षेत्रफल भी मैंने नहीं बढ़ाया और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर भी नहीं बढ़ाया। अब मैं ना थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, ऐसे घुमा देता हूं, ठीक। अब घुमा दिया ऐसे, अब बताइए क्या अभी भी इससे गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा 60 ही होगा इस क्षेत्रफल से, नहीं। क्षेत्रफल इसका कम हो गया क्या, सतह का, नहीं, क्षेत्रफल अभी भी कितना है, उतना ही है जितना पहले था, पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो गया, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब 60 की जगह हो सकता है कितना जा रहा हो, 5 ही होकर जा रहा हो, कम हो गया। क्या चेंज किया हमने, तो चेंज हमने क्या किया, देखिएगा चेंज जो हुआ एक्चुअली में चेंज क्या हुआ, तो यहां से देखेंगे तो जब हम ऐसे करके रखे थे तो भाई देखिए चेंज क्या हुआ, एक्चुअली में चेंज क्या हुआ, ये क्षेत्रफल की दिशा चेंज हुआ, क्या हुआ, अभी जब ऐसे करके रखे हैं तो ये क्षेत्रफल था, इसकी दिशा किधर है, इधर है, क्षेत्रफल सदिश का दिशा सतह के लंबवत, अभी मैंने बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर बना हुआ है, इधर ही बना हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो का, कितना बन रहा है, जब एंगल जीरो है तो उस केस में इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम। अरे सबसे ज्यादा ना स्टार्ट था, नहीं था क्या, अभी तो देखे, तो सबसे मैक्सिमम इसी केस में होगा ना, हाँ। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर एंगल कितना था, जीरो, तो फाइव बी कितना होता है, फाइव ई उस समय कितना होता है, मैक्सिमम, कितना रहता है, मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट, अब इसको हमने क्या किया ना, ऐसे इसको घुमाया, अब घुमा रहे हैं तो अब बताइए ऐसे घुमा कैसे कर दिया, अब क्षेत्रफल की दिशा किधर हो गई, नीचे, कितना हो गया, नीचे, और मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना हुआ है, इधर, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 का, कितना बन गया, 90 का। जब एंगल बढ़ रहा था तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, नहीं घट रहा है क्या, अब यहाँ पे जाते जाते सबसे मिनिमम होगा, नहीं होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स अब 5 ही जा रहा है, बहुत कम है ना, सबसे कम इसी वाले केस में होगा। तो जब एंगल कितना हो जा रहा है, 90, तो उस केस में देख रहे हैं फाइव ई का जो वैल्यू होता है वो सबसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है हुआ कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे भी, ठीक है ना। और एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, इस प्रकार से डिपेंड करेगा कि एंगल जब बढ़ेगा, ठीक है ना, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो अब बताइए उस एंगल का वैल्यू किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लें ताकि उसका एंगल बढ़े, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या हो, घटे। साइन में आपको पता है जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो 90 का कितना होता है, 1, यानी 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता है। एंगल बढ़ने पे क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो इसको तो लेना नहीं है। कॉस में क्या होता है, कॉस में आपको पता होगा 0 अंश का मान 1 होता है, 90 अंश का कितना होता है, 0, यानी कॉस में अगर एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होता है, घटता है, यानी कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फाइव बी होगा, एक चीज और पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनेगा, उस कोण के जया के, जया नहीं, कोज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
यानी कि इस कोण को किस में लेना है हमको, कॉस में। कॉस में ही क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, जब एंगल बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, घट मतलब कम होता है कॉस में। तो इसलिए हमको इस एंगल को किस में लेना है, कॉस में। तो ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं कि तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो इससे गुजरने वाला, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण के कोज्या, कोज्या मतलब होता है कॉस, कोज्या के क्या होता है, अंतर्मानुपाती होता है। यानी कि लिख सकते हैं फाई भी जो होगा अंतर्मानुपाती होगा किसके, कॉस थीटा के। जो दोनों के बीच में कोण बना है उस कोण के कोज्या के क्या हो गया, अंतर्मानुपाती हो गया। ठीक है ना। अब ये वैल्यू बढ़ेगा तो सीधा इसका मान क्या होता है, कॉस में घटता है, आपको पता है। इसका मतलब फाई बी का मान क्या होगा, घटेगा। तो तीसरा पॉइंट किस पे डिपेंड किया, इस पे। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1,2 वह कितना 3 से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया, तो लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल टू कितना होगा, ई ए इंटू कितना, कॉस थीटा। ये अंतर्मानुपाती का चिन्ह होगा। और याद रखिएगा अंतर्मानुपाती का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह हटाएंगे। तो अंतर्मानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा क्या जोड़ता है, कांस्टेंट। और फिलहाल के लिए इस कांस्टेंट का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई बी का जो वैल्यू होगा वो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ई ए कॉस थीटा, यानी कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा एक मिनट थोड़ा रुक रहिएगा। डोंट प्लीज कम हियर, आइए थोड़ा देखते हैं एक मिनट। अच्छा, ई क्या है, एक सदिश राशि है। ए क्या है, एक सदिश राशि है। अच्छा, हम इसको ना ई ए कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि इसका परिमाण है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका डाट गुणन। हम 11th में पढ़ के आए हैं कि ई और ए यानी कि दो सदिशों का जो डाट गुणन होता है उसका वैल्यू होता है कितना, ए बी कॉस थीटा। अगर ए और बी सदिश हैं तो उसका परिमाण जो होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ देख रहे हैं ई और ए का गुणा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फाई बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि उन दोनों का डाट गुणन करेंगे तो कितना आएगा, फिर वैल्यू वही आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे। और किस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ये वाला। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। पर यहाँ क्षेत्रफल का थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है कैसा है, आयताकार है। आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, आराम से उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा हमको। अगर गोलाकार है तो 4 पाई आर स्क्वायर आराम से कर लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो क्षेत्रफल है, ठीक, या क्षेत्रफल जो रखा हुआ है, जो पृष्ठ रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए, अनियमित हो जाए। अनियमित मतलब कि उसका शेप ही नहीं क्लियर है। जैसे मेरा हाथी है, अब इसका हाथ देखेंगे तो इसका शेप हमको क्लियर नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकाल सकते हैं। तो ऐसे पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिटा के आगे बनाता हूँ। ठीक, देखिए कभी ऐसा हो जाए कि कभी पृष्ठ ऐसा रहे, ऐसा हो जाए कुछ अनियमित, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है यहाँ से, ठीक, इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना हुआ है, इस दिशा में बना हुआ है। और इस टाइम पे अगर इसको बोल दे कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए तो फिर कैसे निकालेंगे, और उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तब, क्योंकि इस बार तो हमको लंबाई चौड़ाई कुछ पता ही नहीं है इसका। तो इसको बोलते हैं अनियमित पृष्ठ। ठीक है ना, तो यहां लिख रहा हूं अनियमित पृष्ठ के लिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी अनियमित पृष्ठ आ जाए तो उससे गुजरने वाला अगर फ्लक्स निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे भागों में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे डिवाइड कर देंगे अपने पास से। और उसका क्षेत्रफल जो होता है छोटे भाग को, उसको लिखते हैं हम लोग किससे, डी ए से। किससे लिखते हैं, डी ए से। और इसकी दिशा किधर होगी, तो भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसे बना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगी। ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, किसी एक क्षेत्रफल से यानी कि छोटे से खंड से होकर गुजरने वाला फ्लक्स हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जिस फार्मूले से निकलेगा उसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समाकलन। समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या करेगा, पूरे पृष्ठ से या पूरे पृष्ठ के जो छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं उन सभी छोटे क्षेत्रफलों से होकर गुजरने वाला जो होगा फ्लक्स होगा, उन सबको जोड़ के बताता है। समाकलन का काम ही होता है क्या करना, जोड़ना। तो इन सभी छोटे छोटे क्षेत्रफलों से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ना, उन सबको क्या करेगा, वो जोड़ के बताएगा।
अगर हम एक से निकाल के उसका समाकलन कर देते हैं तब, ठीक है। तो करने क्या वाले हैं आप सोचिए, एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो भैया बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बोले तो पहले ही बताए थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैद्युत क्षेत्र कितनी है, ई है, तो लिखेंगे कितना ई, ठीक है ना, वेक्टर ई, और साथ साथ में कितना डॉट कितना भाई इस क्षेत्रफल से निकलने वाले छोटे से, तो इस क्षेत्रफल कितना है, डीए है, लिखेंगे कितना डीए, वेक्टर डीए, और इसका क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या बताएगा ये पूरा का पूरा जो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स होंगे उसको बताएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई है क्या, सबको जोड़ के बताएगा। तो अगर कहीं पर भी अनियमित पृष्ठ मिल जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सा होगा, फाइव बी इक्वल टू रेखीय समाकलन आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं भाई, मेन फॉर्मूला यही है, फाइव बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मेन फॉर्मूला ये है, इसी से हम किसी भी पृष्ठ को गुजरने वाला फ्लक्स को क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, समझ में आया, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा क्या होगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो आइए मैं उसको बताता हूं, थोड़ा देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा क्या हो सकता है। तो फाइव बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो होता है सर ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो इसका मात्रक देखिएगा, मैं बनाता हूं मात्रक, ठीक। मात्रक क्या हो सकता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सर, ई का फॉर्मूला होता है एफ अपन क्यू, अरे पीछे तो बढ़ गया है अभी, हाँ, तो एफ अपन क्यू यानी कि इसका मात्रक होता है न्यूटन और बट्टा भाई कूलम होता है, ठीक है ना, एफ इक्वल टू होता है एफ अपन क्यू, ठीक है। तो इसका होता है न्यूटन बट्टा कूलम, ठीक। और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और cos थीटा, भाई थीटा का कोई बीमा ही नहीं होता है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा को पढ़ते हैं प्रति कूलम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसका क्या चीज, मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी गुड। अगला बीमा, आइए इसका निकालते हैं बीमा, बीमा मतलब LIC, क्या चीज, LIC, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका LIC कितना होगा, अरे नहीं LIC नहीं होता है, बीमा मतलब बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, पहले में बढ़ गया है। बीमा कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। बल का बीमा क्या होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल का बीमा क्या होता है, तो mL/T/-2, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बट्टा कूलम आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है, तो Q इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते होंगे, 10 में पढ़ के आएंगे, I इंटू टी होता है, या I इक्वल टू कितना पढ़े हैं, Q अपॉन T, अरे धारा का, तो Q बराबर कितना होगा, I इंटू टी, वही तो लिखा मैंने। अब बताइएगा Q का बीमा कितना होगा, I की बीमा क्या होता है, विद्युत धारा मूल राशि है, तो विद्युत धारा का जो बीमा होता है कितना होता है, ए होता है, कितना होता है, ए। और टी क्या है, समय, समय का बीमा कितना होता है, ए होता है, ठीक है, बड़ा वाला टी। तो इसका बीमा हो जाएगा ए टी, किसका बीमा हुआ, कूलम का, ठीक, यानी कि आवेश का। आगे क्या दिया है, मीटर स्क्वायर, भैया मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होगा, मीटर क्षेत्रफल, मीटर लंबाई, यानी लंबाई का ही तो बीमा है, तो इसका कितना हो जाएगा, लंबाई का एल होता है, ठीक है ना, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, यानी कि एल होगा, स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर होगा। सबको एक साथ सॉल्व कर दीजिए, मिला दीजिए, क्या होगा इसका बीमा, बोलिए भाई LIC कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा M एल स्क्वायर, यहाँ है एक एल, यहाँ है, गुणा करेंगे दोनों का ऊपर ऊपर, तो एक यहाँ, दो यहाँ, 2 1 3, यानी कि एल पे कितना हो गया 3, और यहाँ पे देखिएगा टी, यहाँ पे टी पर -2 है, और नीचे एक और टी है, इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर लेके आएंगे, नीचे से ऊपर आएगा तो इसका जो घात कितना है, नीचे 1 है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, टी पर -1 हो जाएगा, टी पर -1 और टी पर -2, दोनों जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, नीचे बेस पे में तो घाते जुड़ जाएंगे, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, यानी कि टी पर कितना हो जाएगा, सीधा -3। और क्या बचा, टी हो गया, एल हो गया, ए बचा, ए पर कितना है, नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो सीधा यहाँ लिख सकते हैं कितना ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ए पर कितना हो जाएगा, -1, यानी कि ए हो गया कितना इसका LIC, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ए पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और जो बीमा होगा वो कितना होने वाला है, mL/Q, T पर -Q, ठीक है, और साथ साथ में A⁻⁻², ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार बीमा लिखने के लिए बोल देता है बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वैद्युत फ्लक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले हेडिंग पे, जो इस चैप्टर का अगला हेडिंग होने वाला है, ठीक, उसका क्या नाम है, तो जी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम ही क्या था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के परिमेय। तो अगला हमारा होने वाला है क्या चीज,
जी वेरी गुड। क्या होने वाला है वही तो बताना है, वही है गॉस का परिमेय। ठीक है, चौथा जो हेडिंग होने वाला है इस चैप्टर का उसका नाम है गॉस का परिमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये ही दो जो हेडिंग है इस चैप्टर के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बैदुत फ्लक्स, एक कौन सा गॉस का परिमेय। और इन्हीं से आई थिंक ये चैप्टर भी पूरा डिफाइन होता है। तो ये दोनों हेडिंग जो है आप अच्छे से समझिएगा और दोनों को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करने वाले कोशिश करेंगे समझने की। चलिए भैया देखते हैं अगला, गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय क्या है? तो साइंटिस्ट थे गॉस और वही इस थ्योरम को लेके आए थे। थ्योरम है, परिमेय है क्या को, अब थ्योरम है तो क्या करने वाला है? देखिए अभी इसके पहले हम क्या पढ़े, वैद्युत फ्लक्स निकालना किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ये तो पढ़े थे। हाँ सर, गॉस भाई भी क्या किए, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना, उसी को कैलकुलेट करने के लिए अपना एक थ्योरम दिए थे। पर अंतर क्या है इसमें? अंतर यही है, उससे भी क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स ही निकालते हैं, और इनके थ्योरम से भी क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स ही निकालेंगे। पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो मेन फॉर्मूला है और इनका जो है एक थ्योरम है। थ्योरम मतलब जो एक स्पेशल केस पे ही अप्लाई होगा, स्पेशल कंडीशन में ही अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो भैया गॉस का परिमेय यानी कि एक थ्योरम है जो क्या बताएगा, किसी एक स्पेशल केस से हो, मतलब स्पेशल केस में क्या कैलकुलेट करेगा, वैद्युत फ्लक्स निकालेगा। ये भी क्या निकालेगा, वैद्युत फ्लक्स ही निकालेगा। तो आइए देखते हैं स्पेशल केसेस क्या हैं और ये किस चीज के लिए अप्लाई होता है या क्या है गॉस का परिमेय। तो चलिए उसको देखते हैं, गॉस का परिमेय क्या है। देखिए गॉस भैया आए और बोले क्या चीज, स्पेशल केस क्या है उनका थोड़ा सा सुनिएगा। कहे कि एक काम करिएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, एक्सपेरिमेंट करके आए और कहे कि एक काम करिए भैया, आप कहीं पर भी क्या करिए, दो चार को आवेश रख लीजिए। दो चार को आवेश क्या रखेंगे, 10-12 क्यों नहीं रखिए भाई, दो चार नहीं 10-12-50 रखिए, जितना मर्जी उतना रखिए, कौन रोका है? अपना घर है, अपनी घर की खेती है, जैसे मन करे वैसे करिए, काटिए खाइए, कौन रोका है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, रख सकते हैं। तो बोले कि कुछ आवेश लीजिए, अभी फिलहाल के लिए मैं एक ही आवेश ले लेता हूँ। ठीक, एक आवेश लिया मैंने, ठीक, यहाँ पे इसका वैल्यू प्लस में है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, अगर प्लस क्यू आवेश है तो सोचिए अपने चारों तरफ क्या निकालना होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकालना होगा। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एक काम करिए, इस आवेश के चारों तरफ क्या मान लीजिए, एक पृष्ठ मान लीजिए, बंद पृष्ठ मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बंद पृष्ठ। अच्छा, इस पृष्ठ को ना उन्होंने नाम दिया, क्या बोले इस पृष्ठ को? गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम दिए? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, पॉइंट समझिएगा थोड़ा। क्या है कि कभी भी कुछ आवेश हैं कहीं पर रखे हैं तो उसके चारों तरफ क्या करिए, एक गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? पूरा बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद बंद पूरा पृष्ठ चारों तरफ ऐसे पैक पैक होना चाहिए, आवेश उसके अंदर पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। उन्होंने बोला कि अगर क्या करते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ अगर गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, और ये गॉसियन पृष्ठ का जरूरी नहीं है कि शेप कैसा, मतलब शेप कैसा है, गोलाकार ही हम बना के रखे हैं अभी फिलहाल, गोलाकार ही जरूरी नहीं है, हो सकता है वो घना भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। ठीक है ना, एक डब्बा भी बना के ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो शेप कुछ भी हो सकता है, पर ये होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा जो मतलब गॉसियन पृष्ठ है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कहीं पर भी अगर ऐसा सीन आए, ठीक है ना, मतलब ऐसा करना है आपको कि कहीं अगर आवेश रखा हो तो उसके चारों तरफ क्या मान लीजिए, बंद गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए। ठीक, अब वो जैसे ही आप बंद गॉसियन पृष्ठ मानेंगे तो उससे क्या निकलेंगी, हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा भाई, वैद्युत बल दिखाएं निकलेंगे। अब वैद्युत बल दिखाएंगे निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उससे निकलने क्या निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। ये नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने एक चीज बोला क्या चीज, कि इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला या निकलने वाला जो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना, वो पता कितना होगा? सीधा उन्होंने एक लाइन में बोला कि उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε गुना। ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा ना, पता कितना होगा? इसके अंदर जितना भी आवेश होगा उस आवेश का क्या कर लीजिए, बीजगणितीय योग कर लीजिए। कहेंगे बीजगणितीय योग सर? अरे जितना आवेश होगा वो नेट आवेश ले लीजिए, सीधा बोलो ना, नेट आवेश। क्या लेना है हमको? नेट आवेश को लिखते हैं सिग्मा क्यू से, उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश जितना होगा उस नेट आवेश को रख लीजिए और उसने किससे भाग दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से। किससे भाग देना है? एप्सिलॉन नॉट से। तो जितना वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उतना ही इसे भाग देंगे तो भी वैल्यू आएगा। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब यह है, उन्होंने बोला कि
अगर किसी आवेश के चारों तरफ एक बंद गॉसियन पृष्ठ मान लिए हैं, तो उस बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर निकलने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है ना, पता कितना होता है? उसके अंदर उपस्थित नेट जो आवेश होगा, ठीक है ना, नेट आवेश, ठीक है ना, उसका 1/ε गुना होता है। कितना होता है? यानी कि उस नेट आवेश में कितना से गुणा करेंगे? 1/ε0 से, यानी कि नेट आवेश का 1/ε गुना के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आएगा? समझ में आया? फिर से सुनिए, सिंपल था। गॉस का प्रमेय क्या है? तो किसी गॉसियन पृष्ठ से होके या किसी आवेश के चारों तरफ रखा हुआ बंद गॉसियन पृष्ठ से होके गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, वह उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का, ठीक है ना, 1 कितना होता है? ε0 गुना होता है। समझ में आएगा? ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने बोला, ठीक है ना? अच्छा, इसका नेट आवेश का क्या मतलब हुआ? नेट आवेश का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं Q1 प्लस में है, इसी में कहीं बीच में और भी आवेश रख दिया है, ये लिख दिया -Q2, ठीक है ना, एक जगह और लिख दिया +Q3, तीन आवेश हैं, तो उस केस में नेट आवेश कितना होगा? नेट आवेश के लिए प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे, हम माइनस वाले को माइनस में, यानी कि नेट आवेश जो होगा इस बार कितना हो जाएगा? नेट आवेश जो होगा ना, पता है कितना होगा? प्लस को Q1 में, Q3 भी कितना है? प्लस में, Q3 प्लस में, माइनस में कौन है? Q2, तो इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब जितना भी वैल्यू होगा इनको जोड़िए, जितना आएगा वही क्या होगा उसके अंदर? नेट आवेश। यानी कहने का मतलब अगर 10 प्लस में है, 20 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो 20 10 कितना हुआ? 30, और 30 में कितना घट जाएगा? 5, यानी कि 25। नेट आवेश कितना उसके अंदर बचा? 25 कूलम प्लस। समझ आएगा ना? ये नेट आवेश हुआ। तो उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का कितना गुना हो जाएगा? 1/ε गुना होता है, ठीक है ना? ये कौन सा प्रमेय है? गॉस का प्रमेय है, ठीक है, याद रहेगा। तो गॉस का प्रमेय भी क्या बताता है हमको? वैद्युत फ्लक्स को ही बताता है कि कितना वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? निकलेगा। पर एक स्पेशल केस में, स्पेशल क्या रहेगा केस, कि उसके चारों तरफ क्या मानना होगा? आवेश रखे, उसके चारों तरफ क्या मानना होगा हमको? एक गॉसियन बंद पृष्ठ, और उसी से निकलने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स वो बताएगा, जो कि कितना होता है? उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, यही है गॉस का प्रमेय, इसको याद करके रखिएगा। गॉस का प्रमेय मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या नोट कर लीजिए इसको। किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना? ये है गॉस का प्रमेय, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो फाई बी बराबर होगा किसके? Q/ε0 के, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस गॉस का प्रमेय का हम लोग क्या करने वाले हैं? अगले लेक्चर में अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर अगला लेक्चर में ही हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अनुप्रयोग ही बचा है कुछ, और एक और हेडिंग है गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन। तो ये अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।